नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है विद्युत सर्किट। करंट के बहने का वह मार्ग जहां पे विद्युत की खपत होती हो विद्युत सर्किट कहलाता है। विद्युत सर्किट हमारे 6 प्रकार के होते हैं जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। 6 प्रकार के विद्युत सर्किट होते हैं: बंद सर्किट, खुला सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। पहले हम बात करेंगे बंद सर्किट के ऊपर। बंद सर्किट हमारा कौन सा होता है? बंद सर्किट वह है जब करंट अपने मार्ग से होते हुए लोड तक पहुंचता है और लोड हमारा कार्य करता है, उसे हम बंद सर्किट कहते हैं। जिसके अंदर ऑन ऑफ स्विच की ऑन स्थिति में, यानी कि जो हमारे करंट की वायरिंग है वो हमारे पावर सप्लाई तक जुड़ी हो, वहां तक बंदी हो, इसलिए इसको बंद सर्किट कहते हैं। बंद सर्किट की स्थिति में करंट जो है हमारा वो कार्य करता है, लोड हमारा कार्य करता है और करंट की खपत होती रहती है, उसे हम बंद सर्किट कहते हैं। नंबर 2 में हमारा आया था खुला सर्किट। खुला सर्किट वह सर्किट है जिसके अंदर लोड कार्य नहीं करता। उसमें या तो हमारा ऑन ऑफ स्विच खराब, या हमारा फ्यूज कटा हुआ, या कहीं से वायरिंग कटी हुई हो सकती है, यानी कि जो करंट के बहने का मार्ग था वो कहीं कहीं से डैमेज है, जिसके कारण हमारा जो लोड है वो कार्य नहीं कर रहा, तो उसे हम ओपन सर्किट या खुला सर्किट कह देते हैं। तीसरा हमारा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वह सर्किट होता है जिसके अंदर करंट अपना शॉर्टकट मार्ग बना लेता है। करंट को बहने का सही रास्ता क्या था कि करंट ने सर्किट में से होते हुए लोड तक पहुंचना और लोड के अंदर करंट की खपत होनी चाहिए। लोड से पहले ही किसी कारण से करंट अपना शॉर्टकट मार्ग बना लेता है। कहीं से वायर का इंसुलेशन हटने के बाद वायर आपस में टच हो जाने, जिसके या कोई भी उपकरण के अंदर लगे कंपोनेंट आपस में शॉर्ट हो जाने, खराब हो जाने, जिसके कारण करंट है जो अपना शॉर्टकट मार्ग बना लेता है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट तब तक बहता रहता है जब तक कोई कंपोनेंट या फ्यूज या कहीं से वायर कट के खुला सर्किट न हो जाए, ओपन सर्किट न हो जाए, तब तक करंट शॉर्टकट मार्ग से बहता रहता है। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट सर्किट। इसके बाद में लेते हैं हम लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट हमारा कौन सा हुआ? लीकेज सर्किट वो हुआ कि करंट को बहने का सही मार्ग था लोड तक पहुंचने का, उसी के बीच रास्ते में कोई वायर का इंसुलेशन हटने के बाद उपकरण की बॉडी के साथ में वायर टच हो जाना और बॉडी में से करंट बहने लग जाना, उसे लीकेज या अर्थ करंट कहते हैं, लीकेज या अर्थ सर्किट कहते हैं। तो लीकेज सर्किट में क्या हुआ कि बॉडी के थ्रू होके हमारा जो करंट है वो कहीं कहीं से लीकेज होना शुरू हो जाता है, उसे हम लीकेज सर्किट कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें कई सारे उपकरण एक क्रमबद्ध श्रृंखला से जुड़े हुए हो, उसको हम सीरीज सर्किट कह देते हैं। सीरीज सर्किट के अंदर जो हमारा करंट का बहने का मार्ग है वो सिर्फ एक ही होता है। कोई भी उपकरण अगर बीच रास्ते में खराब हो जाता है तो पूरे का पूरा जो सीरीज है वो कार्य करना बंद कर देता है, उसमें से करंट गुजरना बंद हो जाता है और आगे जो भी लोड है वो हमारा कार्य करना बंद हो जाएगा। एक उपकरण बीच में से खराब होने पे वो हमारा सारे का सारा जो सीरीज सर्किट है वो ओपन सर्किट में बदल जाएगा। तो सीरीज सर्किट में जो भी हमारे डेकोरेशन के लिए जितने एलईडी बल्ब वगैरह यूज करते हैं लोग, तो वो सारे के सारे लगभग सीरीज सर्किट में लगे रहते हैं। जैसे कई लोग स्पीकर्स का कनेक्शन है वो सीरीज में कर लेते हैं, अगर आपका एक स्पीकर खराब हो गया तो पूरी की पूरी सीरीज उसमें से बंद हो जाएगी। सीरीज के अंदर अगर हमने कई सारे मान लो ऐसे बल्ब लगा दिए हैं तो इनका क्या करना होगा, एक इधर से ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। मान लो एक इसका प्लस था, ये माइनस था, ये इसका प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। तो इस टाइप से जो जुड़ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव।
इसमें से अगर कोई भी एक बल्ब हमारा अगर बंद हो जाता है तो ये पूरी की पूरी सीरीज है जो बंद हो जाती है। अब सीरीज सर्किट के अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? सीरीज सर्किट के अंदर हमें वोल्टेज पे ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि करंट का बहने का मार्ग मात्र एक है। उपकरण जो भी हम यूज कर रहे हैं सीरीज के अंदर, वो कितने वोल्टेज पे काम करने वाले हैं, उनकी वोल्टेज क्षमता क्या है, उस वोल्टेज क्षमता पहले में जोड़नी पड़ेगी। सीरीज में हम कितने उपकरण लगा रहे हैं, उनकी टोटल वोल्टेज क्षमता क्या है और हमारे सर्किट की टोटल वोल्टेज क्षमता क्या है, उन्हीं के अनुसार ही सीरीज में लगे उपकरण का हम उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम सीरीज में जितने कंपोनेंट या कोई भी सीरीज के अंदर जो भी उपकरण हम उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जो टोटल वोल्टेज क्षमता, हमारा जो सप्लाई का जो वोल्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सीरीज में हम किसका वोल्टेज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आगे हमारा आता है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट के अंदर, पैरेलल सर्किट के अंदर क्या है, जहां पे हम कोई भी एक हमारा उपकरण हमने लगा रखा है, उसी के साथ दूसरा और जोड़ देते हैं, तीसरा और जोड़ देते हैं, तो हमारा पैरेलल सर्किट हो जाता है। पैरेलल सर्किट में जितने हमारे डिवाइस उपकरण कुछ भी चीज लगा होगा, तो पैरेलल सर्किट में जिस चीज को हम बंद करेंगे उससे पूरा सर्किट हमारा बंद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जो भी हमारे घरों के अंदर फिटिंग होती है, तो वो सारी की सारी हमारी पैरेलल के अंदर ही होती है। अगर हम बल्ब को ऑन करेंगे तो बल्ब भी ऑन होएगा, पंखा नहीं ऑन होगा। अगर बल्ब को बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि बाद में पंखा भी ना चले। तो जिस उपकरण को हम उपयोग में लेंगे उसे हम चालू कर सकते हैं, दूसरे को हम बंद रख सकते हैं। तो जो हमारा पैरेलल सर्किट है उसके अंदर किसी भी एक उपकरण के बंद होने पे वो हमारा पूरा सर्किट बंद नहीं होता। पैरेलल सर्किट में हम किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है? पैरेलल सर्किट के अंदर करंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि जितने हमारे पैरेलल में हम उपकरण हमारे लगे हुए हैं, तो उनकी करंट क्षमता प्रत्येक की क्या है। तो उसी के अनुसार जब हम जितने हमारे उपकरण लगे हैं उनकी सभी की करंट क्षमता क्या है, कितने कितने वाटेज के हैं, वो उनका कैलकुलेशन करके उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो सर्किट की जो हम सप्लाई देते हैं, तो उसका करंट की सहन शक्ति उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो पैरेलल के अंदर हमें किस पे ध्यान रखना पड़ता है? करंट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो पैरेलल के अंदर जो भी उपकरण है, जैसे मान लो हमारा ये लाइन होगी, इसमें से जितने भी हम एक बल्ब लगाया, मान लो इसका हमने कनेक्शन एक यहाँ कर दिया और एक यहाँ कर दिया ऊपर से, और दूसरा अगर हमने यहाँ लगाया तो इसका एक यहाँ कर दिया, दूसरा हमने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हम लगाएंगे, जितने हम जिसको बंद करेंगे, अगर हमने इसको बंद कर दिया तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो जितने उपकरण होंगे उनका सभी का जो है मार्ग अलग अलग रहेगा, उसका एक ही मार्ग नहीं रहेगा। उनका सोर्स एक हो सकता है लेकिन उनका जो मार्ग है वो अलग अलग रहेगा। पैरेलल में उपयोग किए गए उपकरण की हमें करंट क्षमताओं पे ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद में आगे हमारा टॉपिक आ जाता है ओम्स का नियम। ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने हम जिस सर्किट के अंदर वोल्टेज देते हैं और उस सर्किट के अंदर से बहने वाले करंट का संबंध स्थापित किए थे, उसके संबंध के लिए एक उन्होंने कोई नियम स्थापित किया था जिसे हम ओम्स का नियम कहते हैं। ओम्स के नियम के अंदर क्या है, अगर हमारे पास में जैसे हमारे तीन घटक थे, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, तीनों में से अगर किसी दो चीजों का हमें वैल्यू पता है, तो कितना उनका मान पता है, तो हम तीसरी का कंफर्म कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके लिए ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने यह संबंध स्थापित किया था कि किसी सर्किट में से दिए गए वोल्टेज और उसमें से बहने वाले करंट के आपस के अंदर क्या संबंध है। इसके लिए उन्होंने नियम प्रतिपादित किया था जिसे हम ओम्स नियम को कहते हैं। उसके लिए क्या था, अगर वोल्ट बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस, करंट बराबर वोल्ट बटा रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस बराबर वोल्ट बटा करंट, ये उन्होंने नियम स्थापित किया था। अगर हमारे पास में हमने वोल्टेज जानना है और हमारे पास में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो हम इसको अगर गुणा कर देंगे तो हमारे पास में वोल्टेज निकल के आ जाएगा। अगर हमारे पास में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान है, हमें पता नहीं कि यहाँ से बहने वाला करंट कितना है, तो वोल्टेज के ऊपर जब हम रेजिस्टेंस का भाग दे देंगे तो करंट निकल के आ जाएगा। और अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस का पता नहीं है, वोल्टेज है, करंट है, तो वोल्टेज के ऊपर जब हम करंट का भाग दे देंगे तो वहां का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके दो नियम भी होते हैं कि किसी सर्किट के अंदर दिए गए वोल्टेज को अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर दिए गए वोल्टेज को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो उस सर्किट में से बहने वाला जो करंट है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर जाता है। अगर उसके बाद में सर्किट के अंदर जब हम वोल्टेज को फिक्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस के अगर मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो वहां से हमारा गुजरने वाला करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस के मान को कम कर देंगे तो उस सर्किट में से बहने वाले करंट का मान है वो बढ़ जाएगा। पहला नियम ये था। दूसरा जो इसका नियम था वो ये था कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस के मान को फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद में वहां से गुजरने वाला करंट हमारा वोल्टेज पे निर्भर करता है। जैसे जैसे हम सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट हमारा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम सर्किट के वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारा जो करंट है वो कम होता जाएगा। तो ये ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने ये दो इस फार्मूले के साथ साथ में ये दो नियम भी उन्होंने प्रतिपादित किए थे, जिसके अनुसार जो हमारा करंट वोल्टेज का क्या नियम है, किस तरीके से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने ये नियम बनाए थे। इससे आगे का टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। साथियों, पावर जो कोई भी हमारा उपकरण है उसके कार्य करने की अधिकतम जो क्षमता है वही उस उपकरण की पावर कहलाती है। कोई भी उपकरण है तो उसकी जो कार्य करने की अधिकतम क्षमता है वही उस उपकरण की पावर कहलाती है। चाहे वो हमारा एम्पलीफायर हो, चाहे हमारा कोई बल्ब हो, चाहे हमारा कोई स्पीकर हो, चाहे कोई मोटर हो, कुछ भी हो, उस उपकरण के कार्य करने की जो एकदम अधिकतम क्षमता है वही उसकी पावर कहलाती है। और पावर को नापने की जो इकाई है वो वाट होती है। पावर को नापने की इकाई वाट होती है, और वाट को W अक्षर से दर्शाया जाता है। वाट को इंग्लिश के W अक्षर से दर्शाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि किसी उपकरण का कितना वाट है, उसकी क्या पावर है, वो किस पे निर्भर करती है। पावर का भी एक नियम रहता है, पावर V गुना I। V गुना I पावर हम कैसे निकालेंगे? किसी भी उपकरण को दिए गए इनपुट सप्लाई वोल्टेज और उस उपकरण में से बहने वाला करंट। दोबारा समझ लीजिए कि उपकरण को दिए गए इनपुट सप्लाई वोल्टेज और उस उपकरण में से बहने वाले करंट के गुणनफल को पावर कहा जाता है। पावर किसे कहा जाता है? उपकरण को दिए गए वोल्टेज और उस उपकरण से बहने वाले करंट दोनों का जो योग यानी गुणनफल जो होगा वो उस उपकरण की पावर कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हमने करंट निकालना है तो पावर के ऊपर वोल्टेज का अगर हम भाग दे देंगे तो उसमें से करंट निकल के आ जाएगा, और अगर हमने वोल्टेज को ज्ञात करना है तो पावर के ऊपर करंट का भाग दे देंगे तो वोल्टेज निकल के आ जाएगा। जो पावर होती है दोस्तों वो भी हमारे साथियों दो प्रकार से हो सकती है। एक हमारी इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है और एक हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर हो सकती है। इलेक्ट्रिकल पावर तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल से चलती है, उसके अंदर तो हम वोल्टेज गुणा करंट इस टाइप से निकाल सकते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, जैसे हमारे एम्पलीफायर वगैरह, इन चीजों की अगर हम एक्यूरेट पावर निकालते हैं तो उसके लिए जो हमारा नियम रह जाता है वो हमारा क्या रहेगा? मान लो अगर हमने वाट निकालना है तो उसके लिए हमें वोल्टेज गुणा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये हमें उपयोग करनी पड़ेगी। दो तरह की पावर होगी हमारी, अगर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए और ये हमारी पावर है इलेक्ट्रिकल के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की निकालेंगे तो वोल्टेज गुना वोल्टेज भाग रेजिस्टेंस करके। तो इस तरीके से जो हम निकालेंगे, ध्यान रखना ये हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए और ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल के लिए हम पावर निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपको हर रोज वीडियो मिलेगी। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है, जब तक देखना जब तक आपको हर एक बातें समझ में ना आ जाए। अगर आप ये मेरी वीडियो देखते रहोगे तो आगे आप अगर एम्पलीफायर की लाइन में आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है जो शुरू से सीखने वाले लोगों के लिए भी, और अगर आप इसको शुरू से स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विषय के अंदर आपका नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद।